आपको बताएं, हुकूमत सिंध सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत SEFC का इजलास में नासिर शाह, जाम खान चुरू, अली हसन जरदारी, जुल्फ़कार शाह शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने सियाहत के लिए गोरख हिल, किंजर झील और हलीजी झील को बेहतरीन सियाहती मकाम बनाने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने SEFC के इजलास में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी हाँ, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में। तो ये सयाहत के हवाले से सयाहत की तरक्की लाने के लिए इजलास था, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो वज़ीर आला सिंध की सदारत में ये इजलास था, जिसमें दीगर सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान बताया गया। इजलास को सूबा सिंध में टूरिज्म की तरक्की के लिए गोरख हिल स्टेशन, किंजर झील और हालेजी झील को बेहतर सयाहती मकाम बनाने के लिए तैयारियां की जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गोरख हिल स्टेशन पर जैतून के पौधे लगाने से मईशत को तकवीत मिलेगी। गोरख हिल की सैरगाहें, सड़कें, होटल और दीगर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बेहतर करना है। कराची से वहाँ गोरख हिल स्टेशन एक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ये एक नई बात है कि कराची से दादू और फिर दादू से गोरख हिल स्टेशन तक एक एक्सप्रेस वे बनाने की बात हुई है। ये बात पहली बार हुई है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ये तजवीज़ है, इस पे हम काम शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत ग्रीन टूरिज्म के साथ साथ सियासी मकामात को तरक्की देना भी चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने हालेजी झील 6 किलोमीटर जो सड़क है उस सड़क को भी जो है बनाने की हिदायत की है। जी, सड़क बनाने की हिदायत की है। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि स्पोर्ट्स सिटी के लिए अराज़ी का इंतखाब जल्द होगा। उन्होंने सिटी 21 से ख़ुसूसी गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ कराची के खाना, जहाँ पे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श एक बार फिर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर। हमसे बात करें सर, किस तरह देख रहे हैं दोबारा आपको मुंतखब किया गया बिला मुकाबला, आप पे एतमाद हुआ है पूरे बॉडी का? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ सब अपने एसोसिएशन वालों का, जो मेंबर्स हैं, जिस स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है। इन्होंने एक दफ़ा और फिर मुझे मौका दिया और परफॉर्मेंस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी लास्ट 4 इयर्स में। एक दफ़ा फिर उनका एतमाद जो है मुझ पे था और उन्होंने कॉन्फिडेंस किया। अब भी इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट देम डाउन। और काफ़ी हमारे पास प्लान्स हैं। जब ये दो की पोस्ट है, मिनिस्ट्री एंड दिस ओलंपिक एसोसिएशन, तो मेरे ख्याल से 2 पोस्ट अब हैंड इन हैंड चलेगी। सबसे पहले तो नेशनल गेम्स जो आ रहे हैं वो हम अच्छे से करा सकें कराची में। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस बहुत ही पोसीदा पुराना है, उसका भी विजिट किया मैंने? बिल्कुल, और इसीलिए मैं जो स्पोर्ट्स सिटी का हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो इसी वजह से ला रहे हैं कि जैसे हर एसोसिएशन वालों का वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए। थैंक यू। देखा आपने कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सरदार मोहम्मद बख्श महर बताया था कोशिश बेहतर फ़रोग़ दिया है, खेलों को बिल्कुल सही जाल बिछाई जाए। और उनका कहना था कि स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे और सिंध ओलंपिक में के एसोसिएशन के बैनर तले ज़्यादा खेलों के मुकाबले कराएंगे। कराची सिविल अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ, जिस पर सिविल अस्पताल इंतज़ामिया एक बार फिर एंटी करप्शन के रडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने सिविल अस्पताल इंतज़ामिया को ख़त लिखा और सवाल पूछ लिया। सिविल अस्पताल की ज़मीनों पर कब्जा माफिया का राज है। सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं। आपको बताते चलें, कराची सिविल अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ, जिस पर सिविल इंतज़ामिया एक बार फिर एंटी करप्शन के रडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने सिविल इंतज़ामिया अस्पताल को ख़त लिखा और सवाल पूछ लिया। सिविल अस्पताल की ज़मीनों पर कब्जा माफिया का राज है। सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं। सिविल अस्पताल की ज़मीनों पर कब्जा माफिया का राज है। सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर्स और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं। कराची सिविल अस्पताल की ज़मीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ है।
महकमा तालीम सिंध ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 1 जून से मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का ऐलान किया गया है। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा खान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। महकमा तालीम सिंध ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जून से मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का ऐलान किया गया। तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध ने जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध ने जो है वो छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्टेयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात दी जा रही हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 जून से मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का ऐलान किया गया है। 1 जून से 31 जुलाई तक जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन का इतलाक सूबे भर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। जी आयमा खान हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शाह फैसल टाउन में बरसाती नालों की सफाई जारी है। टाउन चेयरमैन गौर खटक ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई का फन KMC के बजाय टाउन्स को दे दे। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्री मानसून का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन शहर भर में जो नाला सफाई है उस हिसाब से नहीं हो सकी है जितनी इस शहर की रिक्वायरमेंट है। शाह फैसल टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुल नालों की तादाद जो है वो 13 बताई जाती है। उन नालों की क्या सूरत हाल है गौर खटक से जानते हैं, जो कि चेयरमैन है शाह फैसल टाउन के। बहुत शुक्रिया गौर साहब, फरमाइएगा। शाह फैसल टाउन में तकरीबन 13 नाले हैं, बड़े नाले, जिसमें से 5 नाले KMC के पास आते हैं और 8 नाले हमारे पास आते हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 5 नाले जो है उन 8 नालों को आपस में मिलाते हैं। जब तक वो 5 नाले क्लियर नहीं होंगे 8 नाले क्लियर हो ही नहीं सकते। और हमें पिछले 1 साल से 1 रुपये भी नहीं दिया गया है। हालांकि ये KMC का काम है कि वो नालों को साफ करे। फंड तो रिलीज होते हैं, हर साल फंड रिलीज होते हैं और करोड़ों के हिसाब से फंड रिलीज होते हैं KMC को, फिर नाले सफाई पे आप शिकवा क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, KMC को अगर फंड मिलते होंगे और KMC के पास ऑलरेडी फंड मौजूद भी है नाले सफाई की, लेकिन अभी तक हमें 1 रुपये भी नहीं दिया है। हमें नहीं चाहिए उनके फंड, या तो वो अपने नाले साफ करे या उनको जो फंड मिलता है नाले सफाई के लिए वो हमारे साथ शेयर करे ताकि हम लोगों के मसले हल करें। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इंशाल्लाह इस अपने जो हमारे पास 8 नाले आ रहे हैं उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं, उसकी ठीक तरह से भरपूर सफाई करेंगे। और KMC से रिक्वेस्ट ये है कि या तो वो खुद अपने 5 नालों को साफ करे या हमें फंड मुहैया करे या हमारे ज़ेरे निगरानी वो काम कराए ताकि हम उनको सही तरीके से साफ कर सकें। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि 5 नाले हैं KMC के, जहां शाह फैसल टाउन के 8 नाले जाके लिंक करते हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि या तो बराह रास्त फंड जो है वो टाउन हुकूमत को दिए जाएं ताकि उन 5 नालों समेत 13 नालों की सफाई की जा सके और आवाम को बारिश में जो है उसके लिए बाइसे रहमत बनाया जा सके। जी, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने आज से इस्तेमाल करने वालों को मुआशरे के लिए खुदकश बमबार करार दे दिया। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में बच्चों को मुनशियात का आदी बनाया जा रहा है। कच्चे के डाकों से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत हथियार खरीदेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एक्समी इदारों में मासूम बच्चों को मंशियात जो है वो सप्लाई की जा रही है, उनको मंशियात का आदी बनाया जा रहा है। हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती कि पूरे मुआशरे को मंशियात की जद में लाया जाए। इसीलिए इसकी शुरुआत जो है वो एक्साइज एंड नारकोटिक्स जो एक इदारा है हमारा, जिसको मैं ही देख रहा हूँ, हमने उसकी शुरुआत की। फिर उसमें पुलिस की भी हम शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आला साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और IG साहब ने, इन सब में मिलकर जो है वो उसमें वो मुआवनत देकर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ रही है पुलिस की वहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मंशियात वाकई काफ़ी हद तक फैल चुकी है और हमने अभी काफ़ी हद तक लोग गिरफ़्तार किए हैं, काफ़ी हद तक जो है वो ड्रग पेडलर्स वो अरेस्ट हुए हैं। देखिए, गुटखा और जो मेन पुड़ी वगैरह किस तरह की चीज़ें वो आ रही हैं, पुलिस को हैंडल करती है। हमारे पास हमारा मेन फोकस है सिंथेटिक ड्रग्स, और उसमें ख़ास सिंथेटिक ड्रग में भी ख़ास तौर पर क्रिस्टल और आइस। जो क्रिस्टल और आइस है वो इस वक्त समझें कि इस वक्त मुआशरे के लिए आप जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए खुदकश बम्बार हैं। वो किसी वक्त भी कोई भी उनके बिहेवियर में आप चेंज देख सकते हैं, खड़े खड़े कोई भी इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कॉज ऑफ वरी हो सकता है। तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ उसमें ना सिर्फ शहरों में जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उसमें भी जॉइंट चेक पोस्ट भी कायम की गई हैं, और वैसे भी हमने अपने एक्साइज पुलिस को कहा हुआ है तो ज़्यादा विजिलेंट रहे। एंटी नार्कोटिक फोर्स भी इस पर काम कर रही है। तो हमारी प्रायोरिटी वो यही है कि जी वहाँ पे इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखा जाए। इसमें हमने जो गुजारिश की है पेरेंट्स से, वालिदैन से,
कि अगर आपके बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो बराए मेहरबानी पहले आपके लिए वो आई ओपनर है, आप खुद भी देखें बच्चों को आप कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं। और उन क्योंकि ये मुफ्त में नहीं मिलती मंशियात, काफ़ी ऐसे मंशियात जिसकी एक वो ग्राम जो वो 20-20 हज़ार रुपये का है। तो इस तरह की मंशियात भी ज़ाहिर है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को पैसे दे रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं ना, उस सारी चीज़ों पे उनका पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी उस पर खुशी तौर पे ख्याल रखें। जहाँ तक आपका सवाल था, उसके लिए हम लोग अभी एक हमने रूल्स बना लिए हैं, कैबिनेट में लेके जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट कैबिनेट में वो आ जाए। हम स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करने जा रहे हैं। रैंडम टेस्ट का मकसद है कि किसी भी बच्चे का टेस्ट किया जाएगा, अगर वो मंशियात में वो पॉजिटिव है तो स्कूल में मतलब हम उसका कोई ढंडोरा नहीं पीटेंगे या कि उस बच्चे के लिए एम्बैरसमेंट हो या उसके स्कूल में उसके लिए प्रॉब्लम हो। अगर हम रैंडम टेस्ट करेंगे बच्चों के हर स्कूल में, बड़े स्कूल हों, छोटे स्कूल हों, सब में। और अगर कोई बच्चा पॉजिटिव उसमें मिला तो हम सबसे पहले उसके पेरेंट को बताएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये किसने सप्लाई की, क्या तुम्हें स्कूल में देने वाला कोई स्कूल का मुलाजिम है, कोई पियोन है, कोई तुम्हारा कैंटीन का शख्स है, या कोई जो है और कोई ऐसा स्टाफ है स्कूल का जो तुम्हें कह रहा है, या अगर तुमने बाहर से ली तो कहाँ से ली। उनके ज़रिए हम ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार करेंगे। अभी हमने एक बहुत बड़ा ड्रग पैडलर यहीं पे क्लिफ्टन में गिरफ्तार किया, जो कि वो स्कूल्स में भी सप्लाई करता था, वो कॉलेजेस में सप्लाई करता था, और बड़े बड़े जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे वो लोगों को वो सप्लाई करता है। उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल जो है उससे बहुत बड़ी लीड मिली है और बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आए हैं। बट वही है कि हमारा काम कि हमने डिस्क्लोज़ किसी का या किसी को बदनाम नहीं करना। हमने जो है जो भी उसके सप्लायर्स हैं उनको क्रैक डाउन करना है ताकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाए, सप्लाई ज़ीरो हो जाए। तो उसमें नार्कोटिक्स फोर्स जो हमारी एक्साइज की डिपार्टमेंट की है वो उसकी भी शुरू में एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब उसमें हेल्प करें तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कामयाब करें। ये मैं बता दूं कि ये एक्शन जारी रहेगा। नार्कोटिक्स के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने जो इसका तैयार किया हुआ है, ये हर हाल में जब तक गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, ये जारी रहेगा, एक दिन भी ख़त्म नहीं होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से मेरी गुजारिश ये होगी, आप सब लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप इसी मुआशरे में उठते बैठते हैं, आपके पास लीड ज़्यादा होती हैं, तो आप भी हमें हेल्प करें। गिजरी पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार टिकट इंतहाई मतलूब निकला। मुलजिम रियाज ने DHA में 60 से जायद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। पेशावर से कराची में आके डकैतियां करने वाला, DHA में 70 के करीब वारदातें करने वाला मुलजिम रियाज गिजरी पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार कर लिया गया है जख्मी हालत में। मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, जरा इसी से बात करते हैं कि कितनी वारदातें इसने की। नाम क्या है तुम्हारा? रियाज। कहाँ कहाँ वारदातें करते थे? पूरा पाकिस्तान में किए। और पूरे कराची के अलावा भी वारदातें की हैं? जी ना। कहाँ कहाँ? पूरा पाकिस्तान। मिसाल? पंजाब, हैदराबाद, सब जगह में की। शर्म नहीं आती? मजबूरी रही इसलिए किया था। अच्छा, अब तक DHA में कितनी वारदातें की हैं? DHA में किए तकरीबन 50-60। 50-60 DHA में वारदातें की हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है इसने वारदातें की हैं। जरा इससे और इंकशाफात, बड़े खतरनाक इंकशाफात इसके सामने आ रहे हैं और ये बड़ा कोई इंतहाई मतलूब निकला। ये बताओ कि तुम पेशावर से कराची आके इसी काम के लिए आए हो? नहीं, मजदूरी के लिए आए। ये मजदूरी कर रहे हो वारदातें करके? बस मजबूरी रही इसलिए कर रहे। सामने तुम्हारा साथी कौन था? याकूब था। नाम तुम्हारा क्या था, क्या लगता है याकूब? हमारा दोस्त। कहाँ पर दोस्ती हुई? यही कराची में हुई। ये वो मुलजिम है सर, हम ये देख रहे हैं कि इसने एक बड़ा ही कोई ये इंतहाई मतलूब जो है ये मुलजिम बताया जा रहा है। ये बैठा हुआ है और इसने बड़ी वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO गिजरी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं इसने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी वारदातें की हैं और ये इंतहाई मतलूब बताया जा रहा है। बस 70 तो ये बोल रहे खाली DHA में क्या और पूरे पाकिस्तान से करता हुआ आ रहा है। जी हाँ, एक तो CCTV कैमरे की मदद से जो ना हमें मदद मिली है, उसकी वजह यह है कि पहले गिजरी पुलिस के पास कैमरे की मदद नहीं थी, लेकिन अब कैमरे की मदद से मैंने ये सब फुटेज जो है वो जमा करके रखा हुआ था। जो भी वारदात थी उसकी फुटेज बनवाता था। इस फुटेज की मदद से ऐसा हुआ कि सुल्तान मस्जिद से जो है वो एक फैमिली थी वीको गाड़ी में, जो DHA फेज 7 के रहने वाली थी। उससे इन्होंने फैमिली को भी नहीं देखा, इन्होंने बच्चों से और लेडीज़ से जो है इन्होंने रिंग और मोबाइल फ़ोन, आईफोन थे इनके पास तक में 3, तो 2 फ़ोन ये लेके गए थे और एक फ़ोन उन्होंने कहा कि हमने फेंक दिया है।
तो ये हमें मतलूब हुआ, तो हमने इनका जब पीछा किया सीसीटीवी की मदद से, तो ये पता लगा कि बोर्ड बेसन और बोर्ड बेसन से ये श्री जिना गए हैं। तो श्री जिना पे हमने अपने इन्फार्मरों को लगाया, तो पता ये चला कि ये जो है गुलशन सिकंदराबाद में रहता है और पहले भी दरक्षा से और डिफेंस से बंद हो चुका है इसी डकैती की वारदात में। इंतहाई मतलूब मुल्जिम पकड़ा गया है। 70 के करीब वारदातें डीएचए में की हैं, उसके अलावा कहता है पूरे पाकिस्तान में वारदातें की हैं। ये इंतहाई मतलूब मुल्जिम था जो कि पेशावर का रहने वाला है और कराची में आके डकैतियां कर रहा था। डबल केबिन गाड़ी लूटी इसने, इसके अलावा इसने डीएचए में जितने लोग हैं उनको लूटा, आईफोन लूटे, कैश लूटा, जितने लोग थे उनको लूटा था। और धड़ल्ले से बता रहा है कि कारी कराची ही नहीं, पाकिस्तान की उसने हर जगह वारदात जो है वो की हुई है। जी, कराची में जारी गर्मी की लहर, स्कूल के बच्चों ने वज़ीर आला सिंध से स्कूल में छुट्टियों की अपील कर दी। तलबा ने वीडियो में कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्कूल में शदीद गर्मी लगती है। तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी हो गए, लेकिन बेशतर निजी स्कूलों में जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी के बायस जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात जो है वो मुलतवी किए गए हैं तलबा, लेकिन जो निजी तालीमी इदारे हैं शहर के उनमें जो है वो अभी भी इम्तिहानात का सिलसिला जारी, जिसके बायस तलबा जो है वो शदीद गर्मी में जो है वो पर्चा देने पर मजबूर हैं। बच्चों ने जो है वो वज़ीर आला से छुट्टियों की अपील भी कर दी है। बच्चों का ये कहना है कि हम गर्मी में जो है वो स्कूल जा रहे हैं, शदीद गर्मी होती है, 7:30 बजे से जो है वो 2 बजे तक का टाइम होता है। स्कूल में जनरेटर की भी सहूलत मौजूद नहीं है और बिजली भी मौजूद नहीं होती है, जिसके बायस जो है वो गर्मी में हम स्कूल में जो है वो पर्चा भी हल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो तबीयत भी बहुत सारे बच्चों की हम देख रहे हैं कि ख़राब हो जाती है। ताहम जो है वो तलबा की जानिब से जो है वो छुट्टियों की अपील की गई है, लेकिन जो सिंध के महकमा तालीम सिंध ने जो छुट्टियों का ऐलान किया है वो 1 जून से किया है, लेकिन जो है वो हीट वेव के खतरे के पेश नज़र कराची में जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात भी जो है वो मुलतवी हो गए, लेकिन निजी तालीमी इदारों में जो है वो इम्तिहानात का सिलसिला ताहाल जारी है। जी, ताहाल जारी है। आयमा खान हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक के तो पेपर कैंसिल करवा दिए और हमारा क्या, हम लोग 7:30 बजे स्कूल जाते हैं और फिर 2 बजे स्कूल से वापस आते हैं और स्कूल में भी इतनी सख्त गर्मी हो रही होती है और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा होता, लाइट भी गई हुई होती है और हमें इतनी सख्त गर्मी में खड़ा करते हैं और बहुत गर्मी हो रही होती है। प्लीज़ हमें छुट्टी, प्लीज़। स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक और हेस्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदादों पर बहस होगी। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक और हेस्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदादों पर बहस होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा आज के इजलास के एजेंडे से। 12 बजे था, 12 बजे शुरू होना था, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। कल भी सिंध असेंबली का इजलास 1.25 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ था, लेकिन आज अफार शुरू होने के नजर नहीं आ रहे हैं। सिंध असेंबली में आज प्राइवेट मेंबर्स डे है। प्राइवेट मेंबर्स डे का मतलब होता है कि उस दिन गवर्नमेंट का कोई बिल या सरकार की तरफ से कोई एजेंडा नहीं होता, अलबत्ता अराकीन की तरफ से मुख्तलिफ करारदादें होती हैं। आज सिंध असेंबली में मुख्तलिफ अराकीन की करारदादें हैं जिन पे बहस होनी है। के इलेक्ट्रिक और लोड शेडिंग के हवाले से एक करारदाद है जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक की गदागिरी की लानत खत्म करने के लिए रेहान अकरम है इनकम के, उनकी एक करारदाद है। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुआवजे हैं वो बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद की एक करारदाद है। मारवी राशिदी, हीर सोई, इनकी मुख्तलिफ करारदादें हैं। वक्त पे सवालात होगा। पहले जो महकमे दाखिला के बारे में है, वफाकी सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार जो है वो वक्त पे सवालात के दौरान जवाब देंगे, लेकिन अब तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। ये सारा एजेंडा तब मुकम्मल हो सकेगा जब इजलास शुरू होगा। जी आजिज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्याली चाय थकन और टेंशन दूर भगाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी रवा माली साल के 10 माह में $54 करोड़ $74 लाख की चाय पी गए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें।
जितनी थकावट हो, किसी बात की टेंशन हो या फिर कोई ज़हनी उलझन, इन सब का हल एक प्याली चाय। जिंदगी आसान हो जाए। जहाँ पाकिस्तानी होगा वहाँ चाय का जिक्र जरूर होगा। मीटिंग हो या दोस्तों की महफिल, चाय के बगैर दुनिया ही अधूरी है। मूड हो या ना हो, चाय का एक कप लम्हों को 4 चांद लगा देता है। पाकिस्तानी आवाम के लिए चाय हर घर, हर ऑफिस, हर इजलास, हर मौसम का मशरूब है। शहरियों का कहना है उदासी हो या खुशी का मौका, नींद भगाना हो या थकावट से छुटकारा पाना हो या जहन को तरोताजा करना हो, एक कप चाय की प्याली जादू दिखाती है। कराची वालों को खाना मिले नहीं मिले, चाय मिलना चाहिए। कराची वाले कहीं भी जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, कुछ भी जाए, वो कोल्ड ड्रिंक पिला दो, आप उन्हें अच्छे से अच्छा जूस पिला दो, फ्रेश मिल्क पिला दो, सोडा पिला दो, पर वो जब तक चाय नहीं पियेंगे उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। ये सुकून है चाय हमारी ज़िंदगी का। चाय के बगैर तो दिन स्टार्ट नहीं होता। अगर चाय ना मिले ना तो दिमाग घूमता रहता है। टी एसोसिएशन के साबिक सदर अमान पराचा बोले, चाय बुनियादी खुराक है। गम और खुशी के मौके पर भी चाय का इस्तेमाल किया जाता है। बताता चलूँ कि चाय जो है ना, इसका जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये तकरीबन 2019 से शुरू हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी एक अहमियत को जाना है कि ये चाय का भी इंटरनेशनल डे होना चाहिए। अदरवाइज़ तो हम बिल्कुल चाय को ऐसे समझते कि ये जो है लग्जरीज में आता है, लेकिन ये चाय जो है वो ख़ासतौर हम इसको इस्तेमाल करता है। ख़ासकर हमारे मुल्क को देखा जाए तो चाय एक बुनियादी खुराक है हमारी लोगों की। सुबह सबकी जो होती है वो चाय से होती है। हर घर में चाय इस्तेमाल होती है, हर ऑफिस में चाय इस्तेमाल होती है, मजदूर चाय इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में चाय के बगैर मेहमान नवाजी अधूरी तस्वुर की जाती है। थकन और ज़हनी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तानी करक चाय का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि रवां माली साल के 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की चाय दरामद हुई। यूँ पाकिस्तानियों ने चाय के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डीजी रेंजर्स सिंध का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा। सेक्टर कमांडर ने डीजी रेंजर्स सिंध को तफसीली ब्रीफिंग। तर्जुमान रेंजर्स माह से जारी ऑपरेशन के डकैती और अगवा बराए तावान में मुलविस 127 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जान लेते अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा हुआ। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान भी मौजूद थे। इलाका सेक्टर कमांडर की जानिब से डीजी रेंजर्स को जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मार्च 2024 से जारी ऑपरेशन के दौरान जो है वो नेशनल हाईवे पर डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस अरसलान सबजोई, नंदनोई कौर कारी को बबलू बंगाली गैंग के खिलाफ मुश्तरका 45 कार्रवाइयों के दौरान 127 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में 109 मुखबियों को भी बाजियाब करवाया गया। डीजी रेंजर्स सिंध ने डाकुओं की जो कमीन गाहों को भी जो है वो फिजाई जायजा लिया। डीजी रेंजर्स सिंध की मोटरवे और इंडस हाईवे पर शहरियों की नकलो हमल को महफूज बनाने के लिए गश्त बढ़ाने समेत चेक पोस्टों को मजीद फाल करने की हिदायत दी गई। डीजी रेंजर्स सिंध ने हथियारों और डाकुओं की शंगतकारी में मुलविस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, जबकि डाकुओं की सरगोशी और शहरियों की जान माल यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। जी अनुषा जाफरी हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची कालापुल चैंसर हॉल के करीब मुसाफिर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। सियालकोट से कराची आने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। वाकई में कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात जाने तकसा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, कराची कालापुल चलने से हर करीब मुसाफिरों की ट्रेन जो है वो डिलेड हो गई, पटरी से उतर गई। ये ट्रेन जो है वो सियालकोट से कराची आ रही थी। ट्रेन का नंबर जो है वो 12 अलामा इकबाल एक्सप्रेस पटरी है वो उतर गई है। 12 नंबर का डब्बा जो है वो पटरी से उतर गया है। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बोगी की पटरी से उतरने का वाकई में कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। लिहाजा मुसाफिरों को बड़ी मुश्किल का सामना हुआ है कि ट्रेन जो है वो काफी वक्त से पटरी से उतरी हुई थी, जिससे मुसाफिर काफी परेशान हो गए थे। क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मियों का मौसम है, इसमें मुसाफिरों को बड़ी मुश्किल का सामना हुआ। लेकिन रेलवे का अमला जो है वो काम करे और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो वापस डिपार्चर कर दिया जाएगा और बुकी नंबर 12 को जो है वापस पटरी पर चढ़ाकर मुसाफिरों को आगे भेज दिया जाएगा। लेकिन ताल जो वो ट्रैक को रोक दिया गया है। जो पीछे जाने वाली ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है स्टेशन पर, अपने कराची के स्टेशन से। और अब जो कराची के स्टेशन से ट्रेनें रवाना होंगी वो तासीर का शिकार होंगी, क्योंकि ये ट्रैक पर जो है वो ट्रैक को बंद कर दिया गया। तो लिहाजा अलामा इकबाल एक्सप्रेस का जितना ट्रैक है उस पर जितनी जाने वाली ट्रेनें हैं वो तासीर का शिकार होंगी। तासीर का जो शेड्यूल है वो अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। जी अक्सा, ये भी बताइएगा कितने मुसाफिर सवार थे?
सवार थे, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बोगी नंबर 12 जो है वो काफी पीछे का डब्बा हो जाता है, तो लिहाजा रेलवे हुकाम का ये कहना है कि आगे की ट्रेन को जो है वो रवाना कर दिया गया है और जो पीछे की ट्रेन है उसको रोक दिया गया है, उससे जो है वो डिपार्चर काम किया जा रहा है और फिर उसको रवाना किया जाएगा और ट्रैक की रवानगी को जो है वो बहाल किया जाएगा। जी अक्सा शाहिदा में अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, अब आपको बताएं शहरियों के लिए बुरी खबर। खुले दूध के बाद डब्बे का दूध भी महंगा। डब्बे का 1 लीटर दूध 270 रुपए से बढ़कर 295 रुपए का हो गया। नई कीमत का इतलाक 1 जून से होगा। तफसीलात जान लेते हैं अयास राना से। जी अयास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ दूध की कीमतों के हवाले से अगर हम बात करें तो खुला दूध जो महंगा होता जा रहा है, वहीं पे अब कंपनी ने भी फैसला किया जो टेट्रा पैक है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। जरा दुकानदार से जानते हैं क्या क्या इसकी कीमतों में भी इजाफा है। भाई, क्या टेट्रा पैक जो कंपनीज के दूध है उसमें भी इजाफा सुनने में आ रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है। पर पीस पे उन्होंने 20 रुपये पर पीस भी किलो वाले पे बढ़ा दिया है, पर एक्सेल का पता नहीं है, उसमें भी रेट अभी मेरे पास आए नहीं है। किलो वाले पे सब कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। कह रहे हैं कि 1 जून से इसकी कीमतों में इजाफा होगा। कोई वजूहत सामने आप समझते हैं कि आएगी? महंगा होने से आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ता है? सर ये बहुत असर पड़ रहा है। आपको पता है हालात पहले ही बहुत ख़राब है, महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब गरीब बंदा एक भी पहले 250 रुपये का था, वो 280 रुपये का कैसे अरेंज करेगा? गरीब बंदों के पास पहले ही पैसे नहीं है, हालात पैसे ही बहुत ख़राब है। उल्टा इन लोगों ने जो ना इस माल को स्टॉक करके उसको बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। मसनूई जो स्टॉकिंग हो रही है, सब सिस्टम मसनूई हो रहा है। दुकानदार का बताना भी यही है कि इस वक्त 1 जून से जो है वो 20-20 रुपए एक पैक के लीटर के ऊपर, अभी जो एक्सेल है जो 1.5 लीटर वाला पैक है उसकी कंपनी मजीद उसका भी रेट लिस्ट जारी नहीं की। उसमें भी खदशा है कि उसकी भी कीमतों में इजाफा होगा। इनका कहना है कि जब दूध की कीमतें बढ़ रही हैं या चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो कारोबार पे भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद दिन ब दिन जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जी, पाकिस्तान रेलवे ने शहरियों को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी। इकोनॉमी क्लास का किराया 250 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात जान लेते मोहम्मद हमाद से। जी अपडेट कीजिएगा। अजी पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। इकनॉमी क्लास की ट्रेनों की जो कीमत है, ट्रेन के किराए की जो कीमत है उसमें जो है वो 54%, जबकि एसी क्लास की जो ट्रेनों के किरायों की कीमत है उसमें 40% की कमी का ऐलान किया है। जबकि रेल कार इकनॉमी क्लास का कम से कम किराया जो है वो 100 रुपये का कर दिया गया है और लाहौर से रावलपिंडी इकनॉमी क्लास का जो किराया है 250 रुपये से कम होकर जो है वो 100 रुपये का हो गया है। इसी के साथ जो है खैबर मेल ट्रेन इकनॉमी क्लास का जो है वो किराया जो कि 130 किलोमीटर तक का जो किराया है 250 रुपये से कम होकर 100 रुपये का हो गया। और अगर हम बात करें एक माह के दौरान जो है वो 2 मरतबा डीजल की कमी का ऐलान हुआ, जिसके बाद जो है किरायों में ये कमी की गई है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जो अपर क्लास की जो ट्रेनें हैं जिनमें शालीमार, अवामी, पाकिस्तान एक्सप्रेस, खैबर मेल का जो किराया है हैदराबाद तक का कराची से, वो किराया जो है 750 से कम होकर 600 रुपये का हो गया। इसी के साथ बात की जाए पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस और तेज़गाम का जो इकनॉमिक क्लास का किराया है वो 1000 जो है 50 से कम होकर 650 का हो गया है। आवाम ने जो है किरायों की कमी पर जो है वो काफ़ी खुशी, क्योंकि इनके अंदर लहर दौड़ गई और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान रेलवे हुकाम का ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जो लोकल ट्रेनों में जो किराए की जो कमी का ऐलान किया गया उसमें 1 से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो सफ़र है उसमें जो है वो कमी की गई है। जो 250 रुपये का किराया था वो 100 रुपये का कर दिया। अगर बात की जाए बिज़नेस क्लास की जो ट्रेनें हैं उनमें जो है जैसे कि जो 1050 का किराया था कराची से हैदराबाद तक का, वो 600 रुपये का हो गया है। इसी के साथ जो मुसाफिर बसों में सफ़र करते हैं उनके लिए भी एक ये खुशी की खबर है कि वो अब जो है किराया कम होने के बाद ट्रेन में पुरसुकून होकर जो है वो सफ़र कर सकते। शहरियों का किराया कम होने से क्या कहना, आइए आपको सुनाते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है जी, अच्छी बात है ये कमी कर रहे हैं, क्योंकि पहले महंगाई इतनी है तो अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। जी रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, मगर ये रिलीफ आटे में नमक के बराबर है, ये बहुत कम है। तो जितना ये लोग बढ़ा लेते हैं ना, मतलब 1000 रुपया बढ़ा लेते हैं तो 100 कम करते हैं। उस हिसाब से इनको कम भी करना चाहिए कि जितना ये लोग बढ़ा लेते हैं उतना कम भी करें, रिलीफ भी दें। तो ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को।
तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि वो मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। महंगाई की चक्की में पिसने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुख्तलिफ अक़साम के चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपए फ़ी किलो तक कमी होगी। चावल सस्ते होने की वजह क्या है, जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि चावलों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। मुख्तलिफ इक़साम का जो चावल है वो 20 रुपये तक सस्ता हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम, जो कि सदर हैं शहाबुद्दीन मार्केट के। इनसे जानते हैं असलम साहब, जो चावलों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, कितनी कमी वाक़ई हुई है और क्या वजूहात हैं? चावल की फसल आने के बाद जो एक्सपोर्ट होता है चावल पाकिस्तान से, वो नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। उसकी वजह से जो है यहाँ थोड़ी सी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। जो अच्छा चावल हम लोग पहले बेचते थे 360, 380, 390, वो आ गए 350 के ऊपर। उसके अलावा जो और कम दाम के चावल थे, जो पहले 320 थे या 330 थे, वो 300 भी हैं, 310 भी हैं। इसी मुनासिबत से टोटा जो था पहले अच्छा वाला 230 था, वो 200 रुपये किलो है। और जो दरमियानी चावल हम पुणे कहते हैं, जो 260 रुपये किलो है। यानी तकरीबन एवरेज लगाएं तो 20 से और 30 रुपये तक कमी हुई है। जी बिल्कुल, ये है मोहम्मद असलम, जिनका बताना है कि चावलों की कीमतों में तकरीबन 20 से 30 रुपये किलो तक पे कमी वाक़ई हुई है। उनका कहना है कि दूसरी अहम वजह ये भी है कि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से चावलों की कीमतों पर असर पड़ा है और चावल जो है वो सस्ते हुए हैं। जी, IMF का गैस बिजली के टैरिफ में इजाफे का मुतालबा, काटी ने सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर कंधारी कहते हैं कीमतों में इजाफा इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले में 37% पैदावारी लागत ज़्यादा है। दीगर ममालिक का मुकाबला करने की सकत तक नहीं है। तफसील जानते हैं काविश मेमन से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, माशी आदाद और शुमार को लेकर बिजनेस कम्युनिटी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस हवाले से देख रहे हैं कि IMF ने एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया और बिजली और गैस के टैरिफ में मुसलसल इजाफे की बात की जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है काटी के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग जिस रीजन में काम कर रहे हैं, हम 37% कॉस्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा बिजनेस अवेल कर दे रहे हैं, तो वैसे ही वो हम कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने जैसे तो रहे नहीं। IMF की अपना एक प्लान है, वो हुकूमती सतह पर किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब वो अपना लोन देते हैं तो अपने आप को सिक्योर भी करते हैं और अपने आप की टैरिफ भी वो हमारे बनाते हैं और उस पर वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी हो। और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो बिजली, गैस और पेट्रोल की प्राइस ही हैं, जो इससे समझते हैं कि अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। देखना ये कि ये प्राइसेस ना तो हमारे मासेस बेयर कर सकते हैं, ना हमारी इंडस्ट्री बेयर कर सकती है। यही वजह है कि हम कई बार ये एक ज़माने से कहते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, लोग बेयर नहीं कर पाते। पहली बात तो बिजली, गैस मिलती नहीं है, मिलती है तो हर उसमें 15 दिन बाद, महीने के बाद उसके रेट चेंज हो जाते हैं। कहाँ ऐसा होता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस चेंज की जाती है? दुनिया में कहीं नहीं होता। कराची को देखना है और बड़े शहरों को देखना है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री काम कर रही है। अब यही अगर हालात रहे कि हम इस तरीके से, हमें यही नहीं पता कि हम आज एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोकल प्रोडक्शन करते हैं, हम माल बना के बेचते हैं, उसके बाद एक नोटिस आता है कि जी पिछले 9 महीने की पेमेंट जो है आपकी और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में अगले 4 महीने में वसूल की जाएगी। तो ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। एक चीज़ का नफ़ा नुकसान करके आपने ख़त्म कर दिया, 9 महीने पुराने पैसे आप लेके डालोगे, तो इस टाइप के जो टैरिफ चेंज होते जाएंगे, इस टाइप का जो प्रेशर डाला जाएगा, मैं नहीं समझ सकता कि इस इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी और आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो बची कुची हुई बंद हो जाएगी। बिल्कुल, देखें, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है काटी के प्रेसिडेंट हैं। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, कहा कि इंडस्ट्री जो पहले ही सर्वाइवल का शिकार है, मज़ीद अगर बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफा होता है तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल तर होता जाएगा। कराची एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस सज गई। 3 रोज़ा नुमाइश 23 मई तक जारी रहेगी। तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और एक्सपो सेंटर कराची में हेल्थ केयर एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है वो कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ नुमाइशी स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। अगर मेरे कैमरामैन वाहिद खान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये आपको ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली ज़ुबान है जो कि इंसानी एक ऑर्गन है, और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक इंसानी ज़ुबान में कौन कौन से जो कह सकते हैं कि सिम्टम्स हैं। मुझे बताइए, ये जो ज़ुबान है, और वैसे तो अमूमन ज़ुबान जब हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये क्या है?
जी, बेसिकली ये जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको मेडिकल टर्म में हम पेपिलास बोलते हैं। ये जो आपको ब्रॉड नज़र आ रहा है इसको हम पेपिलास बोलते हैं। और ये जो टंग का स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमने ग्लैंड्स भी शो किए हुए हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट स्लाइवरी सेक्रेशन, हमारे मुंह में जो स्लाइवा आता है इसकी भी प्रोडक्शन होती है ग्लैंड्स के थ्रू। एक और भी बड़ा मुनफरिद सा प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें देखने को नज़र आता है। द स्ट्रक्चर गैलरी से मुतलिक इन्होंने इसको ये तैयार किया है। बहुत शॉर्टली मुझे बताइए ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी, बेसिकली इसमें हमने दिखाए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सूचर्स डेंटिस्ट्री में, उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस है ऑन लाइव 3D मॉडल्स। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेडिकल फील्ड से मुतल्लिक एक आर्ट भी जो है बेसिकली इनका जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर अभी भी तलबा व तालिबात मुख्तलिफ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है, जो कि सीखने के लिए इल्म के हुसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम ये जो नुमाइश है 3 रोज़ा नुमाइश है और आज के हवाले से अगर बात की जाए तो 63 के करीब जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जी।